हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा और साउंड आ रहा होगा। अगर कोई कंसर्न है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू प्रोसीड। लास्ट लेक्चर में आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में कुछ बताया गया था। इफ यू आर हैविंग एनी कंसर्न क्वेरी विद दैट, देन आल्सो यू कैन आस्क। न्यूक्लियर फिजिक्स ओके, क्या बताया मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। अभी तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया गया कि न्यूक्लियस किस तरह से बिहेव करता है और उसके क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उनके मासेस अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं, बट क्वेश्चन आपको देगा जो माइनर से न्यूक्लियस का होता है। फिर आपने देखा था कि मास ऑफ दिस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियस को, उनका मास कंबाइन टुगेदर ज्यादा होता है। आई मीन इंडिविजुअली अगर मेजर करके ऐड करते हैं तो ज्यादा होता है। न्यूक्लियस बनती है तो मास कम हो जाता है, उसको मास डिफेक्ट कहते हैं। और ये मास डिफेक्ट डेल्टा एम को हम लोग मेजर करते हैं। सो इट्स लाइक कि जैसे मिलकर के बना हुआ है उनका इंडिविजुअल का टोटल मास इज और जो न्यूक्लियस है उसका मास, दोनों का डिफरेंस, और वो डिफर करता है। तो ये जो है इसको आपको डाइजेस्ट करना है। पहला पॉइंट, एक बार मास डिफेक्ट पता चलता है तो किसी भी के लिए हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम सी स्क्वायर। जनरली वो मास आपको एएमयू में देगा, एटॉमिक मास यूनिट्स में। तो अगर आप डेल्टा एम को एएमयू में लिखते हो, क्योंकि नंबर्स दिया जाएगा, जैसे लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, तो 931.5 से मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने को आंसर मिलता है। सो वी कैन फाइंड आउट कि कोई भी न्यूक्लियस के पास कितना बाइंडिंग एनर्जी रहता है, एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको कुछ और भी पॉइंट्स बताए थे, लाइक स्टेबिलिटी के लिए न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है। न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल नहीं है, बट यस वी नो क्वालिटेटिवली कि किस तरह का रहता है ये। सो ये शॉर्ट रेंज होता है, बहुत कम रेंज के लिए एक्टिवेट होता है। थोड़ा सा रेंज बढ़ता है तो फिर वर्क करता नहीं है। इसका मतलब फेम्टोमीटर के ऑर्डर पे ही काम करता है। मोरोवर इसके बारे में कुछ और खास बात थी कि ये प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, मतलब सभी न्यूक्लियॉन्स पे होता है। साउंड वापस आ गया होगा। चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। एंड देन यू हैव, तो सारे पॉइंट्स हमारे लिए काम के। और वी सेड लाइक कि ये न्यूक्लियर फोर्स होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियाई टू बी स्टेबल। आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन के बेसिस पर भी देखा था स्टेबिलिटी को। तो जनरली ये जो होता है 1.6 रेश तक लाई करता है। वॉइस इज ब्रेकिंग। seems to be smaller. ओके, अभी बीच में या थोड़ा सा कुछ सिग्नल आया हुआ था कि ब्रेक हुआ होगा। अभी आगे ब्रेक होता है तो अपने को बोलने का। हेलो, अभी क्या साउंड वापस आया? Am I audible now? Okay, so let me carry forward.
So these are the points that you have gone by, right? फिर ये बोला कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होता है तो ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होता है तो ज्यादा स्टेबल होता नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे भी डिपेंड करता है, और बल्कि हो जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी आपको ज्यादा मिल सकती है। क्योंकि आप देखोगे, आप इस तरह से समझोगे तो आपको रिलेट करना आसान होगा। कल कई लोगों को ये समझने में भारी पड़ रहा था, तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगी। इसका मीनिंग क्या कहना चाह रहे हैं, मास डिफेक्ट का मीनिंग क्या था, उसको भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप और इसको विजुलाइज कर पाए। एग्जाम्पल से हाईलाइट करता हूँ। लेट्स से कि अपने पास दो पार्टिकल है, और इसका मास अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से कि ये 10 ग्राम का है और ये 20 ग्राम का है, और ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। If somebody asks how much the mass they carry in combined together, तो हम लोग इसका मास मेजर करते हैं और बोलेंगे कि मास इज a scalar quantity and this is positive number, they can be added, so they are being added, so this is going to be 30 gram. Now let's say कि ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करते हो, कोलाइड करके एक सिंगल पार्टिकल में बन जाते हैं। सिंगल पार्टिकल में अपने क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ा हुआ कोलिशन, दो पार्टिकल मिलकर के इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन करते हैं, सिंगल पार्टिकल बन जाते हैं। अब आप इसका मास मेजर कीजिए। लेट्स इसका मास इज m। फिर आपसे ऑप्शन पूछेगा कि m की वैल्यू क्या है, क्या m की वैल्यू हमारी 30 ग्राम है। फिर बोलेगा m की वैल्यू 30 से बड़ा है, क्या m की वैल्यू 30 से छोटा है, या फिर आइडिया नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर देना, अगर आप क्लास आंसर दे रहे थे या फिर जो पार्टिकल्स की कोलिशन की आप बात कर रहे थे, तो आप बोलोगे सर ये तो चाइल्डिश क्वेश्चन है, दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, दोनों के मास एड अप कर देते हैं। सो अगर आप अपने क्लासिकल थॉट्स के हिसाब से जाओगे तो आप ए को मार्क करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक हम लोग मार्क कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है, मैच भी करता है, उसको फुल मार्क्स भी मिलता है, स्टोरी आगे बढ़ जाती है। बट एज द रूल ऐसा नहीं होता है। एज अ रूल, या फिर अगर हम बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट करेंगे ना, वो होता क्या है कि हम लोग जो मेजरमेंट कर रहे होते हैं ग्राम किलोग्राम में कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो बहुत बहुत लिटिल अमाउंट का आता है। सो दिस ए इज नॉट 100% ट्रू। वाई? बिकॉज कि ये जब इंडिपेंडेंट थे, नाउ दे आर कंबाइंड टुगेदर, तो इनका जो मास है वो बदल गया। और वो मास आप पाओगे कि कौन सा ऑप्शन लगेगा आपके लिए, यही यही कॉन्सेप्ट लग रहा होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। जब न्यूक्लियस आपस में मिल रहे होते हैं तो मिलने के बाद उनका मास अलग हो जाता है, मिलने से पहले उनका इंडिविजुअल का मास जो था वो अलग रहता है। सो आप पाओगे कि जो फाइनल आया है उसका मास कम हो गया है, और इनका इंडिविजुअल्स का या कंस्टिट्यूएंट्स का मास ज्यादा था। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ऐसा क्यों, इसको आप फील भी कर सकते हो, आपकी फीलिंग बदल जाएगी। अभी तक आपकी फीलिंग मास को लेकर की थी, अब आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि ये अलग अलग थे, इंडिपेंडेंट थे। नाउ 10 ग्राम का इंडिपेंडेंट नहीं है, वो 20 के साथ मर्ज हो गया है। तो उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया कि हम लोग साथ साथ रहने वाले हैं, तो उस एग्रीमेंट की कुछ कॉस्ट लगी होगी। दैट मीन्स उनको बाइंड करने के लिए कोई फोर्स चाहिए। फ्रॉम वेयर दैट फोर्स हैज कम, उस फोर्स को लाने के लिए कुछ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, अगर आप एनर्जी के टर्म में बात करो। सो सिंस दे आर टुगेदर, दैट मीन्स सम एनर्जी हैज बीन इन्वेस्टेड टू कीप द टू पार्टिकल्स टुगेदर। नाउ फ्रॉम वेयर दैट एनर्जी हैज टू कम, ये अगर पार्टिकल्स आपके पास थे और मिलकर के एक सिंगल पार्टिकल बनाते हैं जिसको कंप्लीट करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, फ्रॉम वेयर दैट एनर्जी हैज टू कम। सो उस एनर्जी को लाने के लिए आप क्या करने वाले हो कि खुद के मास को इन्वेस्ट करने वाले हो, मास का कुछ पोर्शन एनर्जी में कन्वर्ट करना है। सो ये जो 30 ग्राम था, इसका कुछ पोर्शन एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, कुछ पोर्शन। कितना इन्वेस्ट हुआ है वो उसकी स्ट्रेंथ को बताएगा कि वो कितना क्लोज बाय है और कितना स्ट्रांगली टाइड है, बाइंडेड है। सो द मास हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी टू बाइंड देम टुगेदर। अगर आप इनको अलग अलग करना चाहते हो, इफ यू वांट टू सेपरेट देम, अगेन इन
give that amount of energy in a proper fashion, they can be in this manner. That means mass will be grown, क्योंकि एनर्जी आपने दिया तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा मास आ जाएगा और वो मास उसको टोटल मास में बराबर कर देगा. सो दैट इज व्हाट हैपेंस एट द न्यूक्लियस लेवल. इसलिए आप पाओगे कि जो मास है ना वो कंजर्व नहीं होता है. आपको याद होगा कि क्लासिकल फिजिक्स में भी मैं कई बार ये बात बोला हूँ कि मास कंजर्व नहीं होता है, बट हम लोग यूज करते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं और डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए चलता है. बट अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो मास कंजर्वेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. तो हम बोलेंगे इसका आंसर हमारे लिए सी जाएगा. बट इसको इस पॉइंट पे याद रखना है. अब ऐसा नहीं कि आप क्लासिकल फिजिक्स जब कर रहे हो दो पार्टिकल्स को कोलाइड कर रहे हो, टोटल मास आपको 30 लिखना हो, आप 30 लिखने में शाई करें नहीं, उसको आपको 30 लिखना है. बिकॉज दैट व्हाट वी हैव डन दैट्स करेक्ट फॉर दैट. अपने डे टू डे लाइफ के लिए वो जमता है, क्योंकि हम लोग उतना प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं करते. हम लोग 10⁻⁻27 kg के ऑर्डर पे नहीं जाते. हम लोग 10⁻³ kg के ऑर्डर पे चलते हैं ना. इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंस भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग उधर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे. Hopefully you are able to connect, and this connection has to be there, otherwise you will be mixing things and will not be able to segregate them. So यहाँ पर हम बोलेंगे कि रियलिटी आई मीन लाइक 100% अगर जाओगे तो ऐसा होता है, बट हमारे प्रैक्टिकल और कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूज कर लेते हैं. तो ये कब यूज करना है और ये कब है वो अपने को समझना है. न्यूक्लियर में ये हाईलाइट हो जाता है क्योंकि हमारा जो मास डिफरेंस है या मास के पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. न्यूक्लियस की बात कर रहे होते हैं. बट टू नो कि मास डिफेक्ट क्या होता है, अगर आप आपको समझता है, और ये मास डिफेक्ट क्या किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में, और ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, उनको एग्रीमेंट करके या बाइंड करके रखता है. नाउ अब अपने को ये पता करना है कि क्या बाइंडिंग एनर्जी एक पैरामीटर है जो ये बताएगा कितना स्ट्रांग है. हालांकि मैंने कुछ वही बोलने की कोशिश की कि जितना ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट होगा उतना ये ज्यादा टाइटली बाउंड होगा. इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी जिसकी ज्यादा होनी चाहिए वही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए. न्यूक्लियस, हम लोग न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, बस ये ग्राम हटा दीजिए, नंबर चलेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में ग्राम जैसा नहीं होता, बहुत छोटा सा मास आता है. एनीवे, नाउ अगर हम लोग बल्कि न्यूक्लियस लेते हैं तो बल्कि न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स आएंगे और उनको एग्रीमेंट करने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट आएगा. लेकिन एनर्जी भी तो बड़ी है, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियॉन्स भी बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं. और न्यूक्लियॉन्स जब ज्यादा हो जाते हैं तो उनको बाइंड करके रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो ये ऑब्जर्व किया गया कि बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट द राइट पैरामीटर टू से स्टेबिलिटी. रादर वी नीड टू से कि दो जो न्यूक्लियॉन्स है या एक न्यूक्लियॉन है वो कितना बाइंडेड है बाकी सारों से. अगर एक न्यूक्लियॉन बाकी सभी न्यूक्लियॉन से कितना स्ट्रांगली बाउंडेड है, इस पैरामीटर को हम पता करें तो हम ये बता सकते हैं कि सारे न्यूक्लियॉन्स हमारे स्ट्रांगली बाउंडेड हैं. और इसके बाद उनको ब्रेक करना, उनको अलग अलग करना, न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा. दैट मीन्स न्यूक्लियस स्टेबल होगा. सो इसीलिए एक टर्म निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. सो अगर हमारे पास एक न्यूक्लियॉन था, इसके बाइंडिंग फोर्स को अगर हम देखना चाहें सो हम बोलेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना है. और एक न्यूक्लियॉन की अगर बाइंडिंग एनर्जी जिस एलिमेंट में ज्यादा मिली, जिस न्यूक्लियस में ज्यादा मिली, डेफिनेटली वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है. इसका मतलब उसके सारे न्यूक्लियस स्ट्रांगली बाउंडेड है. वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा और वो स्टे करना चाहेगा. कितने टाइम तक स्टे करेगा, टाइम ड्यूरेशन होता है ऑफ कोर्स, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा वो कितना स्ट्रांगली बाउंडेड है. सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लिखता हूँ. ये कल का जो स्टोरी है और आज का जो स्टार्ट करने वाला स्टोरी वो आपको समझ में आना चाहिए. बेसिक पॉइंट्स, अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट. कैलकुलेशंस देन गोइंग टू बी वेरी इजी, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल यहाँ पे किया था, गोइंग टू बी इजियर. So next heading we can put binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon. आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको एक ग्लिम्स देता. आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके पास C612 है और लेट्स से O816 है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है. सो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा. ऑफ कोर्स आप सबको फैक्चुअली याद नहीं रख सकते हो, कोई नया नंबर भी दे सकते हैं. सो हमारे पास आइडिया होना चाहिए कि हम डिसाइड करें कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है. हाउ वी कैन डिसाइड, उसके लिए अपने को क्या करने का,
अपने को इसका बाइंडिंग एनर्जी निकालने का, यू रिमेम्बर लास्ट डे वी कैलकुलेटेड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन। हमको नंबर्स पता होंगे, हम पता कर लेंगे, और इस सिमिलरली हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हम केवल बाइंडिंग एनर्जी को कंपेयर नहीं करेंगे, हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को कंपेयर करेंगे। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने? कार्बन 612 में नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, number of nucleons means protons and neutron combined together, total population, that is A value. So आप बोलोगे इसकी A value 12 है, तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। How much in this? इसमें 16 है, इसको 16 से डिवाइड कर देंगे। So that will become binding energy per nucleon of carbon. This is binding energy per nucleon of oxygen. और जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी हम बोलेंगे वो ज्यादा स्टेबल है। So can we find these numbers and we can check? If you find this number, then you find oxygen is going to have a more binding energy per nucleon as compared to carbon. कैसे चेक करना? बहुत आसान है। इसका एटॉमिक मास नंबर 16 के आसपास होता है। अब बोले सकते हो एग्जैक्टली होगा 16 पॉइंट समथिंग 000 टाइप का। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास आपको पता होता है, कंस्टिट्यूएंट कितने वो भी अपने को पता है। एंड मास डिफेक्ट निकालने के बाद उसको कैलकुलेट करने के बाद 16 से डिवाइड करेंगे, एक नंबर मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे दूसरा नंबर मिलेगा, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। So we can decide about any element of the periodic, आपकी जो periodic table पर है कोई भी nucleus अपने को मिलेगा, we can decide which one is more stable than another. So we got idea how to find out, not factual memorizing कि क्या चल रहा है. Of course, उसके लिए अपने को कुछ डाटा चाहिए, कुछ डिटेल्स चाहिए, वो डिटेल आपको एग्जामिनेशन में प्रोवाइड करेगा, उसके लिए आपको वरी नहीं करना है. So मैंने तो एग्जाम्पल पहले बताया, अब इसका मीनिंग बता देते हैं. So बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो नाम खुद ही बोलते हैं. This is basically binding energy per nucleon, means total number of A or A value. A is the population of protons and neutrons in the nuclei. इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जो होता है, this is going to parameter to decide about the stability. मतलब if it is higher मतलब किसी से आप कंपेयर कर रहे होगे, ऑफ कोर्स. सो ये कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज करते हैं. इफ इट इज हायर देन, और ऐसा कंप्लीट करते हैं, इफ इट इज हायर फॉर a nuclei, then that nuclei is more stable. और ऑफ कोर्स वाइस वर्सा, जिसके लिए कम आएगा वो लोगी. तो स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम इस वैल्यू को यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. अब एग्जाम में आपसे बिल्कुल पूछ सकता है, ओपनली पूछ सकता है कि आपको दो एलिमेंट देगा और बोलेगा बताइए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है. कुछ डाटा दे देगा, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और दोनों न्यूक्लियस का मास. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मिलता है तो उससे अपने को कंस्टिट्यूएंट्स के मास आ जाएंगे, और न्यूक्लियस के मास पता होगा तो फिर उससे हम कंपेयर करके मास डिफेक्ट देन 931.5 से बाइंडिंग एनर्जी देन डिवाइडिंग बाय ए per nucleon value of binding energy and then comparison. Got to know? So just जो एग्जाम्पल लिखा था उसी एग्जाम्पल को मैं फिर से रीराइट कर देता हूँ ताकि आपके नोट्स में बना रहे और आप उसको याद रखें. लेट्स से कि अगर हमने सेम एग्जाम्पल को अगर कैरी करते दिस एंड दिस को कंपेयर करना था स्टेबिलिटी के लिए, हालांकि दोनों स्टेबल है बट रिलेटिवली कौन सा ज्यादा स्टेबल है उसके बारे में बात कर लें. और तो आपको क्या करना होगा, बाइंडिंग एनर्जी आप कार्बन का निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन का निकालेंगे. ये आपको पता रहता है कैसे निकालना है, वी हैड आइडिया. फिर इसको आप 12 से डिवाइड करेंगे और इसको आप 18 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका ए 12 इसका ए 18 एंड देन कंपेयर दिस टू. सो दैट इज मेथड जो आप लिख लीजिए, काम आएगा आपके लिए. और इसके बेसिस पे जो ज्यादा होगा उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैं इफ लगा के लिखता हूँ, हालांकि होता है ये binding energy of oxygen by this is greater than binding energy of carbon by 12, then O is
कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। ये कितना होता है आपका 816 होता है राइट। चेक कर लीजिए, चेंज कर लीजिए इसको। देन ओके ये इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 16 होता है यस। सो 816 is more stable than C। सिंपल प्रॉपर कर सकते हो आप। इंटेंशन आइडिया के आइडिया को अपने को कैच करना। I hope everybody remember कि how to get this binding energy calculation. We had example in the last lecture. Okay. So अब क्या होता है कि सभी के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, कैलकुलेटेबल काफी कम्बरसम है। तो हम एक ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। वो ग्राफ अपने को टेंटेटिवली आइडिया देता रहेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा कम स्टेबल होता है। तो उस ग्राफ को देख करके हम बहुत सारे आंसर दे सकते हैं। सो अगर वो क्वेश्चन अपने को पूछता है और ग्राफ अपने को याद है तो हम बता पाएंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। या तो वो स्टेबल के नाम से पूछेगा या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के टर्म में पूछेगा। और तो उसको हम लोग ग्राफ को समझते हैं। उस ग्राफ को, एक ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। And that graph will be capable to give many answers. So थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं। Some sort of this. ये coordinate axis यूज कर रहे हैं to write binding energy per nucleon, जो स्टेबिलिटी का पैरामीटर है। और इस एक्सिस पर हम लोग नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स लिख रहे हैं, दैट मींस ए वैल्यू। सो ए वैल्यू से अपने को पता चलता रहेगा कौन सा एलिमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, किस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बताएगा कि उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। सो काइंड ऑफ कि हम यहाँ पे स्टेबिलिटी मेजर कर रहे हैं और ये डिफरेंट एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी मेजर कर रहे हैं। ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। इसकी यूनिट भी याद रख सकते हैं। वो ग्राफ, कई बार वो ग्राफ देगा और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। कई बार वो हाइपोथेटिकल, आई थिंक सम किसी पेपर में रिसेंट ईयर्स में दिखा एक क्वेश्चन, उसने हाइपोथेटिकल ग्राफ दिया और इसी के रूल्स को लगा करके अपने को आंसर देना था। सो ये जो ग्राफ है ये जो अपना न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं उनको उनके बेसिस पर है। सो इसको जब आप प्लॉट करते हो, मैं एक रफ ग्राफ की तरह प्लॉट करता है इसको। कुछ ऐसा जाता है, स्टार्टिंग में बढ़ता रहता है फिर सडनली ड्रॉप करता है and then it has sudden spike, then drops, then again spike, हीलियम होगा, कार्बन होगा, ऑक्सीजन स्टेबल रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद डाउन साइड जाता है, देन आफ्टर कुछ ऐसे जाता है ऐसा। ये इसका ग्राफ है। इस ग्राफ में इससे अपने को बहुत सारी बातें पता चलने वाली है। देखो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज्यादा होगी नेबरहुड में या फिर ओवरऑल, तो उसको हम ज्यादा स्टेबल बोलेंगे। जो ओवरऑल सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा पूरे को कंपेयर कर दिया, सारे न्यूक्लियस को कंपेयर करते हुए। और कुछ अपने नेबरहुड पे ज्यादा होंगे तो इसका मतलब अपने नेबरहुड में वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं, जस्ट लाइक मैक्सिमा, मिनिमा, लोकल एंड ग्लोबल, दैट यू नो। सो आप देखोगे कि यहाँ पर सिंस हम लोग जीरो से आसपास स्टार्ट कर रहे हैं तो जीरो नंबर तो अच्छा होता नहीं है। मिलन जीरो के लिए, A0 के लिए तो कुछ होता भी नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो ये 1 2 से स्टार्ट होगा, तो जो पहले एलिमेंट्स होंगे, इसलिए कट नहीं करेगा इस एक्सिस को, ऑफ कोर्स यू नो दैट। सो अगर मैं इसको किसी और कलर से यूज करूँ, हाँ यहाँ पर, सो आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोटॉन जैसा मिलेगा। प्रोटॉन के वेरिएंट्स मिलेंगे, आई मीन लाइक हाइड्रोजन के 1s2 1s3 एंड ऑल दैट। सो इनके अपने रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। जब आप जाते हो, ये जो पहला मिलता है अपने को पीक, ये हीलियम का होता है, अल्फा पार्टिकल। दैट्स व्हाई वी से अल्फा पार्टिकल इज मोर स्टेबल। आगे पढ़ोगे कि अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है बहुत इस न्यूक्लियर रिएक्शंस में। इसलिए रिलीज होता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो आता है वो स्टेबल होता है।
सो हीलियम निकलता है। उसके बाद ये दूसरा स्पाइक बनता है, वो कार्बन होता है। कार्बन्स आर आल्सो वेरी वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू देयर नेबरहुड्स। इसके बाद आप देखोगे जो नेक्स्ट आता है वो ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल होता है। और इधर बीच पे आप देखोगे तो लिथियम आपको मिलेगा, यहाँ पर अपने को नाइट्रोजन मिलेगा, और ये रिलेटिवली कम स्टेबल होता है। फिर ये ऐसा चलता रहता है। दूसरा जो अपने को याद रखना है, और इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉप वाला है। एनी गेस ये टॉप वाला कौन हो सकता है? ये टॉप वाला वो एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इंटायर न्यूक्लियाई में, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे, एंड या यू आर राइट, इट्स आयरन। सो आयरन का ये जो नंबर आएगा, दैट्स गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल वन। इसका ए वैल्यू अपने को याद होगा, ये कुछ 56 के आसपास रहता है, 56 है। आप उसको चेक कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो केस, क्योंकि ये नंबर्स मेरे को याद नहीं है। आई एम नॉट इन टच विद केमिस्ट्री फ्रॉम लॉन्ग। सो 56 है टेंटेटिव आइडिया कि ये जो आयरन है आपका, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। और तभी आप देखते हो कि अगर अर्थ में हम लोग देखते हैं आयरन और बहुत ज्यादा पाया जाता है। आयरन और बहुत ज्यादा पाया जाने का मतलब हुआ कि ओवर द टाइम सभी एलिमेंट्स चाहेंगे कि हम आयरन के में कन्वर्ट हो जाए, सभी एलिमेंट्स, नो मैटर व्हाट इट इज। क्यों? क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है। सो this won't decay to other elements or nuclei. Other nuclei will try to convert on this, and all of them are doing. सबका टाइम स्पैन अलग अलग है। सो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी आप याद रख सकते हो पर न्यूक्लियॉन, जो हायर वैल्यू दैट इज दिस वन, द हाईएस्ट वन, ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। इसका मतलब किसी भी न्यूक्लियाई की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये भी हमारे पास काइंड ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो हम याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो जो और हायर लेवल के ए वैल्यूज वाले एलिमेंट्स हैं वो लेस स्टेबल होते जाते हैं। और जिसको हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली पढ़ते हैं, यूरेनियम, वो यहाँ कहीं पाया जाता है। और यूरेनियम 235, 238 और जो भी है वो इधर होता है। So this is stability graph, एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ। ये अभी तो मैंने इसको ड्रॉ किया, कैसा आता है ये, किस तरह से ऐसा बनाया गया, क्यों बनाया गया ऐसा। सो ये रीडिंग करके उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस को सभी का कैलकुलेट किया गया है, फिर उसको अरेंज किया गया, तो अपने को ऐसा मिलता है। सो अपने को एक ओवरऑल ग्लिम्स मिल रहा है। इस ओवरऑल ग्लिम्स में हम ये बता सकते हैं कि अगर ये न्यूक्लियाई, ये सारे एलिमेंट्स, अगर इनको स्टेबिलिटी चाहिए तो ये अपने हायर लेवल पे जाएंगे। तभी आप रिएक्शंस देखते हो कैसा, 1s2 plus 1s2 is equal to 2He4 plus lot more energy. Have you seen this kind of equation? You must have seen this equation says that कि दो छोटे एलिमेंट आकर के हीलियम बनाते हैं। ऐसा नहीं होगा, ये इधर नहीं आएगा नेचुरली। उसके लिए फिर आपको फोर्स करना पड़ेगा, मतलब उसको आपको एनर्जी देना पड़ेगा। सो जो नेचुरल रिएक्शंस होंगे वो इस डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। इनफैक्ट यू मस्ट बी नोइंग दिस इज द मेन रिएक्शन जो सन पर होता है और इतना ज्यादा हीट एनर्जी अपने को देता है कि पूरा ग्लोब और इनफैक्ट ये पूरा सोलर सिस्टम उससे इल्यूमिनेटेड है। So that means the energy that is going to emitted by this process is going to be enormous. So ideas क्या, पहले ideas पे वर्क करते हैं, फिर इसके बाद ये जो factual information उस पे आते हैं। Ideas ये है कि जो जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा, that means जो हायर साइड पर होगा, that will be more stable, and जो न्यूक्लियाई मोर स्टेबल होगा उसका फॉर्मेशन मोर लाइकली होगा, क्योंकि रिएक्शन के बाद स्टेबल न्यूक्लियाई बनना चाहता है, क्योंकि नेचर चाहता है कि स्टेबिलिटी की तरफ जाए नेचुरली, until unless you are forcing। अगर कोई रिएक्शन को आप फोर्स करके बैकवर्ड चलाना चाहते हो बिल्कुल चला सकते हो, बट इफ यू आर लीविंग देम टुगेदर सो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ।
so that उसको आप रीड करो और उसके बाद रिलेट करो. A reaction or nuclear reaction we can say. क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर के बारे में बात कर रहे हैं. A nuclear reaction proceeds naturally for the formation of more stable nuclei और न्यूक्लियस जो भी है, मोर स्टेबल न्यूक्लियस को बनाने के लिए जाता है. मोर स्टेबल न्यूक्लियाई दैट मीन्स मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सो जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी तो उस तरफ वो रिएक्शन जारी होगी. दस रूल. और जब ये जाता है तो आपको एनर्जी इमिट करता है. आपको एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इट ऑटोमेटिकली टेकिंग प्लेस एंड रिलीजिंग अ लॉट मोर एनर्जी सो दैट इट्स टोटल एनर्जी इज रिड्यूसिंग बिकॉज़ वी नो स्टेबिलिटी मींस कि उसकी एनर्जी कम हो जाए. सो उसकी अगर वो एनर्जी अपना कम कर रहा है सिस्टम, दैट मींस इट इज रिलीजिंग द एनर्जी. सो एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड. इट फर्दर implies energy or we say heat, whatever you name it, is released. और अगर एक कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता तो लोग क्या करते हैं, उसको एनर्जी दे करके फोर्सफुली कराते हैं. दैट्स नॉट नेचुरल. सो हम लोग फोर्सफुली करा सकते हैं. हम चाहते हैं हीलियम को ब्रेक कर सकते हैं प्रोटॉन्स में और उसके 1h1 1h2 वगैरह में, न्यूट्रॉन्स वगैरह में. और अगर उसको नेचुरली करना है तो हीलियम विल नॉट कम टुवर्ड्स दैट. इट विल नेवर कम टुवर्ड्स दैट. व्हाई? बिकॉज हीलियम इज मोर स्टेबल. सिमिलरली आगे के बारे में बात कर सकते. तो इधर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे आयरन की तरफ जाते हैं और वो फेवरेबली आयरन बना सकते हैं. कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी आयरन की तरफ जाते हैं. So in fact, this process is continuously, naturally working in the environment or space. Naturally working. All elements over the time getting converted toward the more stable one, and the most stable is iron. So every element or nuclei trying to go there. But सभी का time span अलग अलग है. कोई instantly break कर जाता है, कोई maybe within a day break करता है, कोई within a year break करता है, कोई nuclei maybe billions of years लेता है. सो ह्यूमन की लाइफ स्पैन से कंपेयर करोगे तो बाकी सब हमको स्टेबल लगते हैं, जो आईपी वाले हैं काफी स्टेबल लगते हैं. बट दे आर गेटिंग डिसइंटीग्रेटिंग एट देयर ओन पेस एंड ट्राइंग टू मेक द मोर स्टेबल न्यूक्लियर. सो अपने पास यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं जिनको अपने को एक्सट्रैक्ट करना, याद रखना है. एक तो ये कि जब हमारे पास स्मॉलर न्यूक्लियाइज होंगे, न्यूक्लियस पॉपुलेशन होगी, वो आपस में कंबाइन करके एक बिगर एलिमेंट बनाना चाहेंगे, न्यूक्लियस बनाना चाहेंगे. तो ये बहुत फेवरेबल रिएक्शन होती है. दूसरी वो होगी जो हमारे पास बल्कि टाइप के जो न्यूक्लियाई होंगे वो इस तरफ जाना चाहेंगे. दैट मीन्स दे विल ट्राई टू रिड्यूस देयर ए वैल्यू. इफ दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस देयर ए वैल्यू, दैट मीन्स दे विल डिसइंटीग्रेट and they will make more stable nuclei, maybe 1, maybe 2, maybe 3, and whatsoever is, but their A number will be less. Their A number is going to go up. So कई बार क्या करेगा वो, आपको ये ग्राफ देगा या ग्राफ नहीं देगा, नहीं भी देगा तो आपसे ऐसा बोलेगा कि हमारे पास एक एलिमेंट है, लेट्स से एक एलिमेंट है x, और लेट्स से उसका आपको ये बोलता है कि उसका ये जो A वैल्यू है वो 100 है, और ये x gets converted with meeting someone to y, और जिसका a वैल्यू लेट से 105 है, प्लस समथिंग. सो क्या ये प्रोसेस नेचुरली हो सकता है या फिर इसके लिए आपको एनर्जी देने की जरूरत है? और भी कई सारी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं कि क्या इसमें हीट रिलीज होगा या फिर हीट आपको देना पड़ेगा. सो कैन यू आंसर वेदर दिस इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस और नेचुरल प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन और इट्स नॉट नेचुरली फीजिबल? ये सब फिट किए हुए हैं उसको बैलेंस करने के लिए.
बैलेंस करने के लिए कि अपने कुछ कंडीशंस होती हैं रिएक्शंस की, कि उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनकी ये जो है जेड वैल्यूज और अदर मैचिंग होनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस एंड ऑल दैट। सो आप देखोगे कि ये कर क्या रहा है, कि 100 यहाँ कहीं आएगा, 56 अपने को पता है, 56 के बाद कभी यहाँ पे 100 आया होगा और 105 यहाँ पे जाएगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? यू विल से कि 100 ज्यादा स्टेबल है, तो फिर ये 105 पे जाएगा ही नहीं। ये न्यूक्लियस एक्स न्यूक्लियस वाई पर नहीं जाएगा, अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, नेचुरली नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टेबल अनस्टेबल क्यों क्रिएट करेगा? Yeah, so you say that this cannot take place naturally. Now you are able to decide so many things now with this graph कि कब कहाँ क्या चलने वाला है, काफी हद तक आप डिसाइड कर सकते हो देख करके कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे जा रही होती है। तो ग्राफ को याद रखना है, 56 के बाद ये डिक्रीज करता है, दैट मीन्स इधर वाले एलिमेंट इधर कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉट अदरवाइज नेचुरली, ये इधर कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉट अदरवाइज नेचुरली, और उसके बेसिस पे कई सारे इक्वेशंस और रिएक्शंस के बारे में हम क्लेम कर पाते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा फीजिबल है, यू से अकॉर्डिंगली। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं, अगली लाइन में लिख देंगे, जब स्मॉल न्यूक्लियस एक साथ आते हैं और थोड़ा सा बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं ना, उस न्यूक्लियर रिएक्शन को हम बोलते हैं कि दोनों न्यूक्लियाई या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई जो भी है वो फ्यूज हो गए टुगेदर। सो यहाँ से जो ऐसा प्रोसेस चलता है दैट इज कॉल्ड nuclear fusion. So nuclear fusion reactions are those in which small nuclei come together to make a bigger nuclei as per the binding energy per nucleon graph. और वो ज्यादा स्टेबल एलिमेंट को बनाना चाहता है, and that's why they are releasing enormous amount of energy. Whenever a large, which is less stable, breaks into medium size these nuclei which are more stable as compared to the earlier one, bulky one, then also energy is being released. तो इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, और उसका ब्रेक हो जाता है किसी हैवी न्यूक्लियस का स्मॉल एलिमेंट्स पर और न्यूक्लियाई पर। एलिमेंट्स का बारे मतलब न्यूक्लियाई पर, यहाँ पर हम लोग केवल न्यूक्लियाई के बारे में बात कर रहे हैं। सो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो ये आपको बेसिकली ये भी बता रहा है कि न्यूक्लियर फिजन हो या फ्यूजन हो, इस पे एनर्जी क्यों रिलीज होती है। इसमें एनर्जी इसलिए रिलीज होती है क्योंकि इसमें इनकी स्टेबिलिटी गॉट नो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और जो आपको बताता है कि न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है, क्यों चलता है, क्यों स्पॉन्टेनियस होता है और क्यों फेवरेबल होता है। अगर कभी आपको अदरवाइज जाना है तो आपको फोर्स करना पड़ेगा, सिस्टम और इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, उसको एनर्जी देना पड़ेगा, देन यू कैन मेक द इक्वेशंस और रिएक्शंस अदरवाइज। यहाँ पर कोई कंसर्न क्वेरी आ रहा हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और एक दो स्टेटमेंट लिखते हैं कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। इसी को जो यहाँ पर लिखा गया है बस उसी को लैंग्वेज में बोलता। एंड देन आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन हम क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, कितना हीट निकलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि अगर ये एनर्जी, ये इक्वेशन ऐसे गया या फिर ये रिएक्शन इस तरह से गया, सो हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट वी आर गोइंग टू अचीव, और उसी हीट को फिर हम लोग यूज करते हैं एनर्जी को वेरियस पर्पस के लिए। चलेगा, सो we can go ahead. सो ग्राफ के कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। इंटरप्रिटेशन ये है कि जब स्मॉल न्यूक्लियाई वगैरह होते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं, टू और मोर, या फिर टू भी लिख सकते हैं, टू लाइट मीन्स स्मॉल nuclei can come together to form a medium size। अब यहाँ पे लाइट का मतलब स्मॉल है और मीडियम का मतलब उनसे रिलेटिवली बड़ा।
या फिर लार्ज भी लिख सकते हो, तो उसका इंटरप्रिटेशन उसी के अकॉर्डिंग करना है. So those small nuclei come together to form a medium size nuclei to bring, ये क्यों करते हैं वो भी लिख देता हूँ, to bring more stability as binding energy per nucleon increases as per the graph. तो ऐसा होता है, जब कभी ऐसा होता है, so this is known as nuclear, क्योंकि न्यूक्लियस की हो रही है, फ्यूज हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. And everybody among all of you must be aware कि सन पर यही कुछ चल रहा होता है, पर ह्यूज अमाउंट का हीट या एनर्जी निकल रहा होता है, और वो एनर्जी जो है लाइट के फॉर्म में और भी अदर फॉर्म में रिलीज होता है. वो हीट के फॉर्म में भी होता है, लाइक सन इज, पर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा हीट है, अगर आप पास जाओगे तो आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिलेगा. और इनफैक्ट अभी हम लोग समर डेज पे फील कर लेते हैं, जो कि कितना डिस्टेंस पर होने के बावजूद भी अनबियरेबल सन रहता है. तो वहां पर क्या हो रहा होगा, यू कैन इमेजिन, जस्ट इमेजिन. सो जस्ट लाइक कि अगर हमारे पास 1H1 हो और लाइक 1H3 हो, दे कैन कंबाइन टुगेदर टू मेक दिस 2He4 प्लस लॉट मोर एनर्जी. अब ये कितना एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी का हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो हम, so this is for nuclear fusion. नेक्स्ट जो इसका दूसरा वर्जन था, फ्यूजन वाला वर्जन, उसके बारे में लिख सकते हैं. A heavy nuclei can break into medium size or smaller than that nuclei for the same purpose. For the same purpose. कौन सा पर्पस, जो ऊपर हमने वो लिखा हुआ है. So उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी, नेचुरल अकर होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और उस तरह के हम लोग बात कर सकते हैं. तो आप जानते हो कि जैसे कि यूरेनियम है वो फ्रेगमेंट हो जाता है, तो कुछ इस तरह की कहानियां बनती हैं. सो जब कभी ये स्टोरी होगी तो इसको हम नाम देंगे, दिस इज न्यूक्लियर fission. So this is known as nuclear fission reaction. कॉपी कर सकते हो. This is known as nuclear fission reaction. और जितना भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, हम लोग जो चला रहे होते हैं, अगर कभी आप जाओगे विजिट करने के लिए, तब देखोगे कि वहां पर ये सब चलता रहता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग यूज करते हैं. हालांकि अभी फ्यूजन को यूज करने में उतना एक्सपर्ट नहीं है, और आइडिया ये है कि इसकी जो एनर्जी आती है वो बहुत ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू दिस. सो उसको कंट्रोल करना अपने लिए मुश्किल होता है. और इनफैक्ट यहाँ पर भी आप देखोगे कि इतना ज्यादा एनर्जी निकलता है ना फ्यूजन में, इतना ज्यादा एनर्जी निकलता है कि उसको कंट्रोल करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है. इट इज अ बिग चैलेंज टू कंट्रोल इट. सो अगर आप कभी न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ोगे या फिर उस पर रिसर्च पे जाओगे, देन यू विल रियलाइज कि सबसे बड़ा फोकस एरिया है हाउ टू कंट्रोल इट. आपने कुछ लिखा था, मैं एक बार उसको चेक करता हूँ, एंड देन come back to this. नॉट गेटिंग इट. चलेगा. सो इसका एक पॉपुलर एग्जांपल है, वो अगर हम लोग लिखे यूरेनियम वाला,
सो यूरेनियम 92 235 है। ये जो यूरेनियम है, अगर इसको आप एक न्यूट्रॉन दे दो, सिंपल एक न्यूट्रॉन दे दो, फिर इसके बाद देखो क्या होता है। इसके बाद जो भी होगा ना, दैट इज गोइंग टू लाइक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एंड you'll find कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलने वाली है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलने वाली है। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल था रिलेटिवली, और ये फटाक फटाक से ऊपर जाने वाला है, और जब ये ऊपर जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी, और फिर वो रिएक्शंस कंटिन्यू रहेंगी, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास कितना यूरेनियम है, वही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये अपने स्मॉलर एलिमेंट्स पे कन्वर्ट होता है। ये जो पॉपुलर इक्वेशन है वो बेरिलियम पे जाता है, क्रिप्टॉन पे जाता है, और एक न्यूट्रॉन जो होता है वो 3 मोर न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो प्रोडक्शन है ना, ये सबसे क्रिटिकल है। आपको आइडिया होगा, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता, और फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। इसके बाद एनर्जी निकलती है। कितना एनर्जी निकलता है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको नंबर्स पता हो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने को एक आइडिया लर्न करना है, आज ही लर्न कर लेंगे तो उससे अपने को पता चल जाएगा ना। इस इक्वेशन के लिए अपने को ये बैलेंस करना होता है, नीचे और ऊपर के नंबर्स वो आप जानते हो। सो ये 56 बेरिलियम आता है, 144, और क्रिप्टॉन 36 होता है, और इसको हम लोग यहाँ से बैलेंस भी कर सकते हैं, कितना जाएगा 36, यू कैन चेक दिस नंबर्स, 89, सो ये हो जाएगा 0 4 3 7 6 या 6, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होती है, और यहाँ पर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। सो ये 144 और 89 पे गया, कौन सा? 235। सी दिस ग्राफ, अपने को यहाँ पे क्वालिटेटिव समझना है। ये जो ग्राफ 235 या 238 था, 238 से पहले 235 बनाते हैं, फिर उधर जाते हैं। सो ये स्मॉलर स्मॉलर पर गया, 144 पे गया और 89 पे गया। बोथ आर more stable as compared to the uranium. Hence, we are getting enormous amount of energy released, as well as we are getting this equation is taking place spontaneously. ना होता क्या कि अगर अपने पास एक न्यूक्लियस हुआ यूरेनियम का, और एक न्यूट्रॉन से मिला, तो ये रिएक्शन यहाँ पे आने के बाद रुक जाएगी, और आपको बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी मिल जाएगी। बट प्रैक्टिकली आप देखो कि आपको एक न्यूक्लियस को सेग्रीगेट करना फीजिबल नहीं है। किसी भी मटेरियल का अगर आपसे बोला जाए कि एक मॉलिक्यूल बताइए, या फिर उसका एक एटम बताइए, एक एटम, तो हम उसको एक एटम को सेग्रीगेट नहीं कर सकते। हम लोग तो वेट में मेजर करते हैं, और अगर एक मोल भी आया तो एक मोल में 10⁻23 न्यूक्लियाई होते हैं, एटम्स होते हैं। यू कैन सी दिस नंबर, एवोगाड्रो नंबर का फैक्टर। सो अगर आप बहुत कम भी लेकर के आओगे तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियाइज होंगे, और एक न्यूक्लियाई एक न्यूट्रॉन से मिला करके 3 न्यूट्रॉन्स देने वाला है, फिर ये 3 न्यूक्लियाई से मिलेगा, वो सब 3 फर्दर न्यूट्रॉन्स देंगे, वो फिर से 3 अलग अलग न्यूक्लियाई से मिलेगा, और ये रिएक्शन कंटिन्यूअस रहेगी, और हर एक रिएक्शन में आपको बहुत एनर्जी मिलने वाली है। सो इन टोटालिटी आपको इतना ज्यादा एनर्जी मिलता है कि इट इज अनकंट्रोलेबल। सो इसी को हम लोग चेन रिएक्शन कहते हैं, कि वो चेन एक बार आपने स्टार्ट किया तो ये हो जाता है। तभी आप पढ़ोगे कि यूरेनियम को हम जब जहां भी रखते हैं, जहां भी स्टोर किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, यूरेनियम पर काफी वॉच किया जाता है कि यूरेनियम किसके पास है, किस क्वालिटी का है, और कितने अमाउंट का है। अगर किसी को 1 ग्राम यूरेनियम मिलता है, वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके, मे बी फ्लक्चुएशंस इन इट। सो ये चेन रिएक्शन अपने को समझता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता, आइडिया दिया है। चेन रिएक्शन क्या होती है? चेन रिएक्शन होती है कि ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, वरना सब मिक्सअप हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए अपना ये समझो कि अपने पास एक न्यूक्लियर फ्यूजन है, दूसरा न्यूक्लियर फिजन है, दोनों पे एनर्जी निकलता है। क्यों निकलता है, इसका आंसर ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है क्यों निकलता है क्वालिटेटिवली, वो यहाँ से ग्राफ से बताते हैं। फिर कितना निकलता है, दैट्स पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, उसके बारे में बात करेंगे। और
फ्यूजन, ये जो फ्यूजन रिएक्शन थी, इस पे आपने देखा कि स्मॉल एलिमेंट्स बिगर बनाते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। इस पे बिगर एलिमेंट ब्रेक हो जाता है कंस्टिट्यूएंट्स में, स्मॉलर वन में। किस पे ब्रेक करेगा? वो केमिकल कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट और फिजिक्स कॉन्सेप्ट करके डिसाइड। बट एक बात श्योर है कि वो स्टेबल ज्यादा होगा, उसकी भी एनर्जी निकलती है। कई बार ये एनर्जीज का कंपेयर कराता है, अगेन फैक्चुअली और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एनर्जी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, ये एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये जो फर्स्ट वाली है वो इस वाली ज्यादा से भी बहुत ज्यादा होती है। सो पॉइंट इज कि फर्स्ट में फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी निकलती है। और इसका एग्जांपल है प्रैक्टिकल हमारे पास सन। सन इतना एनर्जी देता है कि लाइक नॉट ओनली अर्थ, यू कैन गो मार्स, मून और एनीवेयर, यू नो, यू विल फाइंड सेम अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट, और उसके पास जाओगे देन यू कैन थिंक ऑफ क्या चलता है ना। इसके बारे में जो आपसे क्वेश्चन बोलेगा, पूछेगा, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जो, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग ये इक्वेशन यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जब ये इक्वेशन यूज कर रहे होते हैं तो इसका प्रैक्टिकल चैलेंज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिकल चैलेंजेस कि जैसा भी मैंने बोला, एक न्यूक्लियाई एक न्यूट्रॉन से मिलकर के ये अपने को बना के देता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है ना, वो एक हमने यूज किया, हमको 3 मिल गए। ये जो 3 न्यूट्रॉन्स आते हैं ना, ये बहुत डेंजरस है। ये इतने डेंजरस हैं कि अगर किसी को, लेट से कोई इल पर्सन है, इल थॉट पर्सन का, इल थॉट वाला पर्सन है, उसको लेट से कि हाफ केजी, मैं बहुत ज्यादा बड़ा वर्ड यूज कर रहा हूँ, हाफ केजी यूरेनियम कहीं से मिल जाता है, इवन 1 ग्राम मिल जाता है, हाफ केजी तो बोलो। सो अगर इतना यूरेनियम गलती से मिल जाता है और वो एक न्यूट्रॉन इसको दे देता है, 10 जस्ट 1 न्यूट्रॉन, उसके बाद दुनिया बदल जाएगी। आई मीन लाइक उसने जैसे ही न्यूट्रॉन दिया, देन आफ्टर व्हाट इज गोइंग टू हैपन नोबडी कैन कंट्रोल। इतना एनर्जी मिलेगा कि जिस लोकेशन पे चल रहा होगा वो लोकेशन ही नहीं, लाइक थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का एरिया, लाइक इट वोंट बी एबल टू सर्वाइव। बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने वाली है। सो अ पॉइंट इज कि वो डेंजरस है, एक्सट्रीमली डेंजरस है। और इसी एक्सट्रीमली डेंजरस से हम लोग खेलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर पे, लेकिन वहां पर साइंस को यूज करके इसको कंट्रोल करते हैं। तो पर्पस क्या रहता है? जब आप कभी जाओगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स विजिट करने, तो वो आप वहां पर आप देखोगे कि हमको ये न्यूट्रॉन्स को बनने के बाद तुरंत बाहर निकालना है और इससे मिलने नहीं देना है। अगर हम इससे नहीं मिलने देंगे तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा, इट विल बी एज सच। बट अगर गलती से मिला तो फिर ये चेन रिएक्शन क्रिएट करेगा। तो उस चेन रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और जो आपने बोला है कि जो हम लोग एटॉमिक बम्स, न्यूक्लियर बम बनाते हैं, उसमें हम इसको कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि हमारे बम का पर्पस ये होता है कि ज्यादा एनर्जी हमको चाहिए। सो फिर उसको अनकंट्रोल फैशन पे चलाते हैं। सो चेन रिएक्शन कैसे बनती है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कई बार थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ टू, व्हाट इज द चैलेंज इन न्यूक्लियर रिएक्शन रिएक्टर्स, और क्या करना होता है। तो हम लोग इससे क्वालिटेटिव आंसर दे सकते हैं। देखो, एक यूरेनियम था, एक यूरेनियम अगर एक नाइट्रोजन से मिला तो रिजल्ट है कि हमारे पास 3 नाइट्रोजन मिलने वाले हैं। ये 3 नाइट्रोजन अलग अलग यूरेनियम से कंबाइन करेंगे। रफ पिक्चर बना देता है। ये फिर 3 मोर न्यूट्रॉन देने वाला है, ये भी 3 मोर न्यूट्रॉन देने वाला है। This is also going to give 3 more neutron. They will further add with these 3 nucleus. Nucleus, so I mean like एक इवन 1 ग्राम में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो न्यूक्लियस की हमारे पास कमी नहीं है यूरेनियम की। तो ये फर्दर 3 पे जाएगा। यू कैन सी कि कितने जल्दी आपको कितनी सारी रिएक्शंस मिल जाएंगी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। और हर रिएक्शन में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी था। तो वो एनर्जी का कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि इट विल बी लाइक शेकिंग एवरीथिंग। सो इसको कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल करने के लिए क्या करते क्या है, अगर अपने जनरल रिएक्टर्स में क्या करते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स को हम हटा देते हैं ताकि हमारे पास एक रिएक्शन बने। अगली बार जैसे ये 3 बने, इसमें से इनको 2 हटाना है, फिर जैसे ये रिएक्शन हुई तो इनके 2 हटाना है, सो दैट कि हमारे पास एक रिएक्शन चलती रहे।
एक रिएक्शन चलती रहे तो हमको एक ग्रेजुअल फ्लो पर हाई अमाउंट की एनर्जी मिलती रहेगी। उस हाई अमाउंट की एनर्जी को आधा हम हीट के फॉर्म में वेस्ट करना चाहते हैं, तो काफी कुछ हीट के असर कूलेंट वगैरह लगाते हैं, तो हीट को लेकर के निकल जाता है, और उसमें से कुछ पोर्शन जो है उसको हम लोग सिविक पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये अपना अल्टीमेट आइडिया है। सो चेन रिएक्शन बनती है, इसको कंट्रोल करना होता है, तो नाइट्रोजन पर फोकस रहता है ना। इस पर बहुत एनर्जी निकलती है और ये डेंजरस है। लोग अब इसको भी यूज करना स्टार्ट कर दिए, फ्यूजन रिएक्टर्स आ गए, और इसके जो वेपन्स बनते हैं दे आर इवन मोर डेंजरस, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो इसको आप एक बार जरूर पढ़िए जब भी फ्री टाइम मिले, तो आपको बेसिक आइडिया लगेगा कि किस तरह से रिएक्शन चलती है। और वो ज़्यादा अपने लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको ब्रीफ में बताया है। और अपना मेन फोकस इस बात पर है, क्वालिटेटिवली वी कैन थिंक ऑफ कि कौन सी रिएक्शन चलती है, कौन सी रिएक्शन नहीं चलती है, क्यों चलेगी, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा नहीं स्टेबल होगा। हालांकि ये जो बेरियम और ये सब बने हैं ना, ये भी जाएंगे ओवर द टाइम। तो ये जो रिएक्शन होती है बहुत जल्दी हो जाती है, विद इन सेकेंड्स, मतलब स्पॉन्टेनियस टाइप की होती है। इनको अकर होने में टाइम लगता है, मे बी लाइक 10 years, मे बी लाइक 100 years, 200 years, 1000 years, डिपेंड अपॉन की स्टेबिलिटी कितनी है। तो अगर कोई चीज 1000 years बाद डिके कर रही है, इसका मतलब वो हमारे लिए स्टेबल है, isn't it? पर बीए और के आर ही क्यों बनता है, अब वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका, देखो इसकी इक्वेशन को भी तो मैच करना होता है। जैसे कि आप देखते हो केमिस्ट्री में बहुत सारी इक्वेशंस होते हैं, तो ऐसा ही क्यों होता है, तो उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं कि सो अपार्ट फ्रॉम अदर रूल्स, उसको अदर रूल्स भी फॉलो करने हैं। और हाँ, एक एक एक्सप्लेनेशन हमारे पास जो यहाँ पर लर्न किया वो ये है कि दे आर मोर स्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, दिस इज कंप्लीटिंग द इक्वेशन, क्योंकि रिएक्शन हमारी कंप्लीट भी होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन जब हम लोग लिखते हैं तो उसके लिए चार्ज का कंजर्वेशन होना, और ये जो हम जेड बैलेंस करते हैं, ए बैलेंस करते हैं, वो सब फॉलो होना चाहिए। सो वो सब फॉलो होना केमिस्ट्री के अपने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये इस डायरेक्शन में ही क्यों गया, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, वो अपने ये कॉन्सेप्ट है। ओके, सो उसके और भी प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसा नहीं कि यही बनता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारे यूरेनियम के। आप देखोगे अभी नहीं, यूरेनियम के कई सारे वेरिएंट हैं हमारे पास। 236 बनता है, बीच में इंटरमीडिएट 238 भी होता है। और अगर आप लोग इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया में यूरेनियम जो है ना बहुत कम है। देयर आर फ्यू प्लेसेस, एक झारखंड में है, एक मे बी लाइक नॉर्थ ईस्ट पर है, दो तीन प्लेसेस है जहाँ पर यूरेनियम मिलता है। और जो भी मिलता है वो लो क्वालिटी का है। अपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उनको फीड करना टफ जा रहा है, और अपने को बारो करना होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया को आई डोंट नो, अगर आपको पता हो नहीं पता हो तो एक बार पढ़ना जरूर कि ये कब हुआ था, 1998 में हुआ था ना, राजस्थान में, क्या बोलते हैं उसको, इस्माइल बुद्धा और समथिंग। सो न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंडिया ने। उससे पहले एक फर्स्ट किया था मिसेस गांधी के पीरियड पे प्रोबेबली। सो उसके बाद में क्या किया था, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया को बैन कर दिया था। दैट मीन्स इंडिया कैन नॉट बाय यूरेनियम फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड विच आर हु आर प्रोड्यूसिंग यूरेनियम। सो इंडिया को अपने न्यूक्लियर, हाँ पोखरण वाला जो आपका स्टोरी है, सो इंडिया को अपना टेस्ट करना था न्यूक्लियर। उसने एक बार टेस्ट किया, उसके बाद 74 में किया था प्रोबेबली, ईयर्स अगर मेरे को कुछ याद आ रहा है तो। इंडिया ने जब अपना पहला न्यूक्लियर पोखरण टेस्ट किया, उसके बाद यूएसए ने पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज को कलेक्ट किया, और उसने कुछ नए नियम बना दिए, एनपीटी और यू नो कई सारे उनके ग्रुप्स हैं, नॉन प्रोलिफरेशन कुछ ऐसा करके ट्रीटी बनाया उन्होंने। पॉइंट ये था कि इंडिया शुड नॉट गेट एक्सेस ऑफ यूरेनियम, एंड अगर इंडिया को यूरेनियम नहीं मिलेगा तो फिर ये रिएक्शन नहीं करा पाएगा, रिएक्शन नहीं करा पाएगा तो उसको टेस्ट नहीं कर पाएगा। और यही पॉपुलर रिएक्शन है जो हम लोग यूज करते हैं, और भी रिएक्शंस एग्जिस्ट करती हैं, बट दिस इज द मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट फीजिबल वन। सो हुआ क्या उसके बाद में, उसकी एक अच्छा स्टोरी है, एपीजे अब्दुल कलाम सर ने क्या किया, फिर अपना खुद का इंडिजीनियस डेवलप किया, और ये जो लो क्वालिटी का यूरेनियम इंडिया में मिलता है उसको रिफाइन करके और बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट्स लगा करके फिर 98 में दूसरा पोखरण टेस्ट किया।
और जब like it was couple of years India was banned from the international community to borrow any uranium, not only uranium but also anything related to nuclear reactor, anything. So इंडिया को बाहर से नहीं मिल रहा था, इंडिया के पास अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं था, और सिचुएशन टफ थी। 1998 का जब ये पोखरण हुआ, उसके बाद वर्ल्ड पूरा शेक कर गया कि इंडिया को बैन किया, इसके बावजूद हाउ इंडिया इज एबल टू मैनेज टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। वो पोखरण कोई मूवी भी आई है रिसेंट ईयर्स में, आप देखना उसको, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताता है वो। जब उसने ये टेस्ट किया इंडिया ने, इसके बाद से सभी का एटीट्यूड बदल गया। आप देखो आज यूएसए इंडिया कितने क्लोज क्यों है। 1998 के बाद सिचुएशन बदला, देन उसने बोला कि ठीक है अब इंडिया से बैन हटा देते हैं, अब इंडिया ट्रीटी कर सकता है। नाउ अ डे वी कैन बारो यूरेनियम फ्रॉम एन नंबर ऑफ कंट्रीज, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। वो हमसे टेक्नोलॉजी लेकर के जा रहे हैं, हम लोग उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो पॉइंट इज कि ये जो रिएक्शन है बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंडिया का इंटरनेशनल स्टेटस बढ़ाने, इंटरनेशनल लेवल पे स्टेटस बढ़ाने के लिए। और जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा था बेसिकली वो है कि इंडिया के पास ये अभी भी नहीं है, तो बारो करना थोड़ा से चैलेंजेस है। तो हमारे पास थोरियम है, थोरियम बहुत ज्यादा है। इवन केरल के बीचेस में जाओगे ना, समुद्र के किनारे, तो जो रेत है ना, सैंड है, उसमें थोरियम भरा पड़ा हुआ है। और नाउ वी आर इन अ प्रोसेस। आप में से कई लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं और जाएंगे आईटीज एनआईटीज और जिस कॉलेज में और वर्ल्ड ओवर कहीं भी, तो आप देखोगे इंडिया का जो मेन फोकस चल रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम का, वो थोरियम से यूरेनियम बनाने का, क्वालिटेटिव यूरेनियम बनाने का। और उसके लिए अपने को एक इंटीग्रेटेड न्यूक्लियर प्रोग्राम डिजाइन किया जा रहा है, एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल अ लॉट। when you will read कि अपने को काफी सफलता मिली कि हम यूरेनियम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाना है जिसके लिए अपने को किसी की और जरूरत ही नहीं है। केरल के बीचेस से सैंड लेकर के आएंगे और बहुत सारी एनर्जी बनाएंगे, और इतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी कि पूरे कंट्री को हम लोग फीड कर सकते हैं केवल न्यूक्लियर से। अगेन कंसर्न इज दिस, एनर्जी तो हम बहुत सारा बना लेंगे, लेकिन हाउ यू विल मेक श्योर कि इट्स नॉट गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स, दैट मीन्स इट इज अनकंट्रोल्ड। इस पर भी वर्क चल रहा है। यस सर, हम थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करके फिर क्यों न्यूक्लियर फिजन करना चाहते हैं? सीधा थोरियम को क्योंकि क्यों नहीं करना? ये रिएक्शन बनती है, इस पे अपने को एनर्जी ज्यादा मिलता है, और ये डायरेक्टली हमको कोई इतना एनर्जी नहीं देता जिस तरह से हमको रिक्वायरमेंट होता है। या दो क्या होता है ना कि अपने को रिएक्टर्स चाहिए होते हैं। ये तो भी हमने इस पैड पे लिखा हुआ है तो आप पढ़ रहे हो ना, अपने को ये प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करने पड़ते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स में उनको फीड करना पड़ता है, उनके सभी एटम्स के, सभी न्यूक्लियर के अपने बिहेवियर अलग अलग होते हैं। ये जो रिएक्शन होती है, इस यूरेनियम के लिए रिएक्टर कैसा होना चाहिए, वो रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ओवर है। अगर हम उसमें यूरेनियम के बजाय कोई और डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। थोरियम हमारा न्यूट्रॉन लेकर के ऐसा कुछ नहीं करता है। Are you getting my point? थोरियम न्यूट्रॉन लेकर के ऐसा कुछ नहीं करता है, यूरेनियम डज सो। So this reaction is taking place, as well as the instrument required to carry out this reaction we have. Suppose कर लीजिए कोई हमारे पास X एलिमेंट है, और वो किसी अननोन एलिमेंट को लेकर के अपना रिएक्शन करता है, तो ये जो नॉन अननोन है उसको भी तो अपने को पता करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कैसे उसको यूज किया जाए, उन सारे पे टेक्नोलॉजी लगता है। कॉन्सेप्चुअली एक अलग स्टोरी है, जब हम प्रैक्टिकली में जाते हैं तो फिर एक अलग स्टोरी है। काफी ट्रायल हुए हैं कि हम इससे क्यों ना डायरेक्टली रिएक्शन लगाएं, और भी जो एलिमेंट्स हैं उनसे डायरेक्टली क्यों ना लगाएं, तो नहीं जम रहा है। दिस इज व्हाट वी हैव टेक्नोलॉजी अबाउट, और जो को प्रैक्टिकल में ग्राउंड लेवल पर हो सकता है, तो इसलिए हमने को चाहिए। और इसके कंट्रोल सिस्टम भी हमारे पास काफी हद तक अवेलेबल है, प्लूटोनियम भी है, यस। तो काफी हद तक हमारे पास इसके कंट्रोल सिस्टम, तो जो भी हमारे पास और भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलता है, हम तो चाहते हैं कि हमारे पास ये मिले। इसके बाद हमारे पास रिएक्टर है, उस रिएक्टर में हम यूज करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए कि हमारे पास मशीन्स डेवलप्ड है, ऐसा समझ लो, हमारे पास मशीन डेवलप है। इसमें अगर आपने यूरेनियम फीड किया, हमको एनर्जी मिल जाएगी। कुछ और फीड किया तो ये मशीन काम नहीं करेगी। दैट्स व्हाट इट इज। जैसे कि आपकी स्कूटी है, पेट्रोल डालोगे तो चलेगी। अगर मान लीजिए पेट्रोल की जगह कुछ और भी आपने फ्यूल डाल दिया, कोल डाल दिया, मे बी लाइक कुछ और भी सीएनजी डाल दिया, तो वो नहीं चलेगी।
सो दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज। इसलिए इसकी टेक्नोलॉजी होने की वजह से हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, थ्योरेटिकली हमारे पास और भी रिएक्शंस एग्जिस्ट कर सकती है जो एनर्जी देती है, बट कैन वी यूज दैट एनर्जी इन अ प्रॉपर फैशन एंड कंट्रोल द रिएक्शन? करेक्ट। तो अब देखो, प्लूटोनियम हो, थोरियम हो या कोई भी और चीज हो, उसको हम लोग पहले यूरेनियम में लेकर के आते हैं, फिर इसके बाद उसको रिएक्ट कराते हैं। Why plutonium is not used much in nuclear reactor? उसके भी अपने रिएक्शन, देखो प्लूटोनियम हमारे पास होगा तो उसको भी हम लोग यूरेनियम में कन्वर्ट कराएंगे। जो रीजन मैंने अभी बताया, अपने पास जो सिस्टम है वो एक इनटेक लेता है, फिर आउटपुट देता है, और हमारे पास राइट फ्यूल आना चाहिए, राइट फ्यूल। आप देखते हो ना, कभी आपकी स्कूटी सपोज के लिए डीजल से चलती है, आप या पेट्रोल से चलती है, आप उसमें डीजल डाल के देखिए, स्टोरी गड़बड़ हो जाएंगी। अगर स्कूटी की आपकी स्टोरी गड़बड़ होती है, वो एक मिनट तक झेलने लायक है, क्योंकि ठीक है आपकी स्कूटी नहीं चल रही, कोई बुराई नहीं है, आई मीन लाइक बाकी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपका रिएक्टर कुछ और बोल गया तो पूरी दुनिया को फर्क पड़ सकता है। सो वी आर वेरी केयरफुल ऑन दोज थिंग्स, सो वी डू एक्सपेरिमेंट्स, और हर एक भी माइनर चेंज करने से पहले वी नीड टू डू एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बिकॉज रिस्क दैट इज इन्वॉल्व इज वेरी हाई। इट कैन कॉस्ट not only lives, it can cost generations. आपको याद है वो नागासाकी वाला स्टोरी? आज भी वहां पर लोग जो होते हैं ना, बर्थ होते हैं बच्चों के, दे आर डिफॉर्म्ड। उन्होंने यही तो किया था, एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्शन करवा दिया था। सो दे वेंट देयर, यूएस वाले गए, छोटा सा एक न्यूट्रॉन डाल करके छोड़ दिया यूरेनियम को। आई मीन लाइक अंदर तो यही रिएक्शन थी, और बाद की बात दुनिया आप देख सकते हो। हाँ, चेरनोबिल का जो एक्सपेरिमेंट, जो डिसास्टर था, वहां पर भी था। इवन कपल ऑफ ईयर बैक, आई मीन लाइक कुछ ज्यादा ही साल हो गए, जापान में केस हुआ है। सो वहां पर और दूसरा केस हो गया था, मैन मेड डिसास्टर था, सुनामी नामी ने उसको डिस्टर्ब कर दिया था, तो उसके भी कंसिक्वेंस आज फील कर रहे हैं लोग। अगर आप कनेक्टेड रहते हो कंट्री से, तो आपको पता होगा कि इंडिया में कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स रिसेंट ईयर में अलाउ किए गए हैं, और बहुत सारे लोकेशन पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लोग अपने लोकेशन के आसपास बनाने नहीं देते, क्योंकि सपोज के लिए औरंगाबाद के आउटस्कर्ट्स में कोई बोले कि हम न्यूक्लियर प्लांट बनाएंगे, सो व्हाट डू यू बिलीव कि लाइक औरंगाबाद की का फ्यूचर डेंजर में है? एक माइनर सा गलती क्या कर सकता है, पीपल कैन नॉट इमेजिन। ये न्यूक्लियर है, केमिकल इतना डेंजर होता है, ये तो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर तो बहुत डेंजर होता है। भोपाल ट्रेजेडी आप देखो ना, एक केमिकल डिस्टर्बेंस की वजह से इतना हुआ, and nuclear disturbance can do, I don't know, it's going to be like उसके जो consequence है वो unimaginable है। anyway, so अपने को ये पता चला, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया ये साइड वाली बातें करने में। उसका एक और फायदा है कि आपका ज्यादा कंटेंट नहीं हुआ टेस्ट पेपर के लिए, और हाँ, लेकिन अपने को इस पॉइंट पर ध्यान देना कि कौन सी रिएक्शन कैसे किस तरह से चलती है। नाउ द नेक्स्ट कंसर्न इज गोइंग टू बी कि कैसे उसकी हम लोग कितना एनर्जी निकलता है उसको कैसे कैलकुलेट करें। ये सारा कुछ हम थ्योरेटिकली कर सकते हैं कि इसमें कितना एनर्जी आ रहा है, तो हम इस पे टोटल एनर्जी देखेंगे, इस पे टोटल एनर्जी देखेंगे, फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि कितना चल रहा है। सिमिलरली इसकी एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग जनरल सेंस पे पढ़ने वाले हैं, तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियर में फ्यूजन फिजन कैसे हो रहा होता है, और स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। फोर्स के टर्म में भी चेक कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी भी एक स्टोरी है, लेकिन परफेक्ट स्टोरी बाइंडिंग न्यूक्लियन है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। हालांकि न्यूक्लियर रिएक्शंस हम लोगों ने देखा फ्यूजन और फ्यूजन के फॉर्म में, अब उसमें एनर्जी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सो क्यू वैल्यू बोल सकते हैं, क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, और इजी भी है वंस यू अंडरस्टूड इट, अदरवाइज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि क्वेश्चंस की वैराइटीज बहुत ज्यादा नहीं होती। कॉन्सेप्ट आई मीन लाइक वैराइटीज लैंग्वेज वाइज कर सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट अपने को अप्लाई करना है वो दो कॉन्सेप्ट है। कोई भी लैंग्वेज होगी हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे उन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स में, और उसको ऐड करके अपना आंसर कर देंगे। सो बट लैंग्वेज को अपना मेन पर्पस रहेगा। कोई भी रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होती है, जैसे कि आप इसको देखो, यूरेनियम पर हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग करते हैं।
यूरेनियम कहीं रखा होता है, न्यूट्रॉन कहीं से आता है, उसको हिट करता है। तो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, तो somebody has to go and hit to someone and then something will change. So उसी को हम लोग यहाँ पे लिखने चाह रहे हैं। तो लेट से हमें जनरल वे पे बता था कि अगर अपने को ऐसा एक रिएक्शन दिया गया कि लेट से मैं नाम यूज कर लेता हूँ ABCD। लेट से हमारे पास एक A है, एक B है, और ये मिला करके C और D बना रहे हैं, और फिर कुछ एनर्जी निकल रही है, यहाँ पर कुछ एनर्जी आने वाली है, या फिर प्लस Q लिख देते हैं, मतलब हीट हो गया या एनर्जी होगा। एनर्जी बोलोगे तो ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा क्योंकि ये ब्रॉडर है, ये हीट को भी कवर करता है, और अगर वो लाइट साउंड या जो भी बनेगा उसको भी कवर करेगा। सो ये रिएक्शन है, और लेट्स से ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। इट्स जस्ट लाइक यूरेनियम में न्यूट्रॉन मिला तो कुछ कुछ बना, फिर एनर्जी निकली। 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं, 3 प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है रिएक्शन किसको पसंद करती है और कैसे चलती है। ना इस पे ये जो Q वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करना होता है उसके बारे में हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि B हमारा रेस्ट पर है, तो मोस्टली आपको क्या बोलेगा कि एक रेस्ट पर था। जैसे यूरेनियम रेस्ट पर था, न्यूट्रॉन आता है, दूसरा उसको हिट करता है, सो दैट वाज मूविंग, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। जब ये हिट करेगा तो C के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, D के पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। सो यहाँ पर जो 2 कॉन्सेप्ट्स हम लोग यूज करने वाले हैं, पहले मैं कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ और उन पर फोकस करना अपने को। फर्स्ट थिंग कि सिंस एक ने जाकर के दूसरे को हिट किया, और अगर उनको दोनों को सिस्टम आपने लिया तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। दिस वाज लाइक कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। Since no external force was acting, so linear momentum conservation has to be there. So one concept is this: linear momentum conservation. We are going to go for it. So we will see how much the initial momentum was, how much the final momentum, then we can relate it. Sometimes वो photon बोलेगा तो photon के पास भी momentum होता है, ध्यान रखने का। Photons are also having a momentum, right? So आप photons के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, और जो भी बोलेगा उसको अप्लाई कर सकते हो। इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम अपने को बैलेंस करना है, टू बी प्रिसाइज वेक्टर के फॉर्म में, ऑफ कोर्स। सो वन कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी दिस। सेकंड क्या लगेगा, और ये 2 कॉन्सेप्ट यूज करोगे, नो मैटर कैसा क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्शन का, न्यूमेरिकल, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो अपना थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग यहीं से प्रोसीड करेगा। सेकंड ना, जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो मास कंजर्व नहीं रहा होगा, लेकिन मास एनर्जी कंजर्व रहा होगा। अभी मैं इसको हटा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज करोगे। इतना रखते हैं, मास एनर्जी कंजर्व रहा होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। सो वी कैन अप्लाई मास एनर्जी कंजर्वेशन। अब ये मास एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, ये अपने को सीखना है। एनर्जी कंजर्वेशन तो हम लोग पहले जानते थे, मास कंजर्व मानते रहे क्लासिकल, लेकिन यहाँ पे मास एनर्जी कन्वर्टेबल है। सो मास प्लस एनर्जी दैट हैज टू बी कंजर्व्ड। तो अगर अपने पास कोई भी एलिमेंट होगा, तो सिंस वो एलिमेंट है, या कोई भी इफ देयर इज एनी nuclei, so in that nuclei there is going to be some energy because of that nuclei itself, तो उसको मास एनर्जी कहते हैं। और कुछ एनर्जी आएगा बिकॉज ऑफ डायनेमिज्म ऑफ इट। डायनेमिज्म मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो जब कभी मास एनर्जी लिखेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, मास एनर्जी, this has to be written as raised mass energy plus kinetic energy. Raised mass energy, that means अगर आपका न्यूक्लियर रेस्ट में रहता है तो कितना एनर्जी था मास के करस्पॉन्डिंग, प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो कि उसके मोशन की वजह से आएगा। व्हाट डज दैट मीन, लेट मी टेल यू। तो रेस्ट मास एनर्जी क्या होगा, उसका कितना मास है और c स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो उसका हम रेस्ट मास पकड़ेंगे, रेस्ट मास। सो रेस्ट मास plus kinetic energy. So this is going to be the mass energy of one nuclei. Or conservation means
रिएक्टेंट्स का टोटल मास एनर्जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स का टोटल मास एनर्जी, दैट्स व्हाट इट इज गोइंग टू बी। सो अगर हम जैसे इस रिएक्शन के लिए रेस्ट मास एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं या मास एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं तो क्या बनेगी आप समझ लीजिए। इससे न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे और आपके एग्जाम में इसको नहीं देंगे क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भी है और अभी आप जस्ट डाइजेस्ट कर रहे हो। बट लिसन केयरफुली, अगर हमने बी को रेस्ट पे बोला था तो बी के पास काइनेटिक एनर्जी दे रही होगी। ए मोशन पर है, सी मोशन पर है, डी मोशन पर है। तो हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी लिखने वाले हैं तो उसमें लिखेंगे मास ऑफ ए सी स्क्वायर। अब ए न्यूक्लियाई का मास अपने को बताएगा, सी स्क्वायर करेंगे दैट इज रेस्ट मास एनर्जी ऑफ ए प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। अगर हम चाहें तो काइनेटिक एनर्जी को केवल ई से भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर के ई लिख दे रहे हैं ऑफ ए। दिस इज द टोटल रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई ए इफ ए वाज प्रोजेक्टेड टू हिट बी एंड बी वाज एट रेस्ट। कई बार क्या होगा कि दोनों को मूव कराएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आइडिया हमको पता है, इसी आइडिया को यूज करना है ना कि इक्वेशन को। आइडिया से इक्वेशन, देन वी आर गोइंग टू यूज द इक्वेशन प्लस कम टू द बी। बी के पास टोटल एनर्जी कितना है, मास ऑफ बी इंटू सी स्क्वायर। हाउ मच द काइनेटिक एनर्जी इज 0। व्हाई? बिकॉज इट वाज एट रेस्ट। दिस मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट्स टोटल मास एनर्जी। प्रोडक्ट के लिए आप क्या लिखोगे, मास ऑफ सी इंटू सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी प्लस दैट इज फॉर डी, मास ऑफ डी इंटू सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी। अब वो क्या करेगा, ए की काइनेटिक एनर्जी दे देगा या मोमेंटम देगा, बी को रेस्ट में बोलेगा और आपसे बोलेगा बताइए सी किस काइनेटिक एनर्जी से जा रहा था या डी किस काइनेटिक एनर्जी से जा रहा था। तो ये इक्वेशन हमको हेल्प करेगी बताने के लिए। कैसे हेल्प करेगी, अगर ये नंबर्स पता है और लेट से और इसके बाद हम इससे रिलेट कर पाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी सी और डी को रिलेट करेंगे और एक अननोन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको यूज करके हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे अपने को भी समझ में आएगा। सो ये इक्वेशन अपने को लिखना है, राइट इट केयरफुली, और फिर इस इक्वेशन को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे इसको इजी बनाना है, क्योंकि देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इजी कैसे बनाना है वो अपने को समझने का। सो अगर इसको हम रीराइट करते हैं, सो यू विल फाइंड कि वी कुड राइट लाइक दिस, एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी प्लस एम डी इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू। सो व्हाट आई डिड, दिस रेस्ट मास एनर्जी को एक साथ ले लिया गया, इसको रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं, plus this is equal to, then what we are going to write on the right hand side is going to be like kinetic energy of C minus plus kinetic energy of D minus kinetic energy of A। अगर B भी रहा होता तो यहाँ पर B भी आ जाता। So that is going to be this. If you look at carefully what this is written, ये ऐसा बताया जा रहा है कि आपके रिएक्टेंट्स का मास माइनस प्रोडक्ट का मास है। अगर आप बहुत बेसिक पॉइंट पर आते हैं, जो हम लोगों ने क्लास के स्टार्टिंग में भी बात बोली थी और नेक्स्ट लास्ट क्लास में भी हमारी बात हुई थी कि जब कंस्टिट्यूएंट्स मिलते हैं या दे आर कंस्टिट्यूएंट, दे आर प्रोडक्ट्स, राइट। तो जो हमारे प्रोडक्ट बनता है, अगर वो नेचुरली जाने वाली रिएक्शन है ना तो प्रोडक्ट का मास कम हो जाता है। सो इट इज काइंड ऑफ मास डिफेक्ट कि कितना मास कन्वर्ट हुआ किसमें, एनर्जी में। सो ये हमारे लिए वो एनर्जी है जो एनर्जी एक्स्ट्रा थी प्रोडक्ट्स के, इसके रिएक्टेंट्स के पास। तो एक्स्ट्रा रेस्ट मास एनर्जी विद द रिएक्टेंट्स। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, ये एक्स्ट्रा एनर्जी निकलती है, इसी को हम लोग क्यू वैल्यू बोलते हैं। सो दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। So this value is equal to change in kinetic energy, that means kinetic energy of products minus kinetic energy of reactants, and the same value is known as Q value. So जब कभी अपने को Q value निकालना होगा, हमारे पास दो आइडियाज होंगे, या तो kinetic energy दे देगा तो मैं डायरेक्टली वहां से बताता, और यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये क्या है। और आपको पता है कि ये बाइंडिंग एनर्जी भी हुआ करती थी। I mean like बाइंडिंग एनर्जी, ऐसा बोलो, बाइंडिंग एनर्जी वैसे एक के लिए बताते हैं,
यहाँ पे तो अलग अलग एलिमेंट्स है, तो आप ऐसा ही बोल सकते हो कि ये टोटल है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये टोटल है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। सो रिएक्टेंट्स की टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, प्रोडक्ट्स की टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, उनको ऐड अप कर देंगे, आई मीन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पार्डन। सो रिएक्टेंट्स की टोटल बाइंडिंग एनर्जी और प्रोडक्ट्स की उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपको क्यू वैल्यू मिल जाएगा। या इस तरह से मास का चेंज निकालो, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तब भी क्यू मिल जाएगा। या आपको काइनेटिक एनर्जीज पता हो, उनके चेंज को निकालो तब भी क्यू मिल जाएगा। नाउ सपोज के लिए आपको सॉल्व करना पड़े तो वो क्या करेगा, ए का मास देगा, बी का मास देगा, सी का मास देगा, एएमयू यूनिट्स में, सभी को आप यहाँ पे रख देंगे तो ये आपको एएमयू में आ जाएगा। फिर आपको क्या करने का है, 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने को क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी, एज इजी एज एनीथिंग। और कई बार वो काइनेटिक एनर्जी से आपसे पूछेगा तो उसको अपने को याद रखना है। सो जस्ट जॉट इट डाउन एंड डाइजेस्ट दिस इक्वेशन। अगर आप इसको समझ गए, so you can expect one question in examination based on this equation न्यूक्लियर के लिए। अब इसमें Q पॉजिटिव हो सकता है, Q नेगेटिव भी हो सकता है, ऑफ कोर्स वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनमें वैल्यूज की भी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो जब Q पॉजिटिव होगा तो क्या आप बता सकते हो कि हीट निकल रही होगी, आई मीन हीट इज बीइंग रिलीज्ड और हीट हैज टू बी सप्लाइड। सो अगर अपना Q पॉजिटिव है, व्हाट डज दैट मीन? Heat is to be supplied to this reaction or heat is going to be produced in this reaction. थोड़ा सा चैलेंजिंग है, अगर आप उसमें कुछ कमेंट कर पाए that would be better. Supplied, produced. अब देखो क्या होगा कि अगर हमारा इनका मास ज्यादा था और इसका मास कम हुआ तो कुछ मास एनर्जी में गया होगा। सो क्यू हमको क्या बोल रहा है, इनिशियल का मास माइनस फाइनल का मास। अगर इनिशियल का मास ज्यादा है, फाइनल का मास कम है, तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी इसका मतलब कुछ मास एनर्जी पे गया होगा, दैट मींस एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी। So, जब Q पॉजिटिव होगा दैट मींस एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। आपके केमिस्ट्री के साइन के नोटेशंस अलग हो सकते हैं, सो डोंट बोरो डायरेक्टली, फॉलो द रूल्स। सो एनर्जी इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, सो हम बोलेंगे कि दिस हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है? ऐसी रिएक्शंस जो हीट प्रोड्यूस होती हैं उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कई बार आपसे पूछेगा बताइए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम बोलेंगे कि इन केस रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा है, तो भी बहुत आसानी से चेक कर लेंगे। क्या करना है, इसका मास ऐड करना है, इसका मास ऐड करना है। अगर रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा है इसका मतलब है कुछ मास हमारा एनर्जी में चला गया, इसका मतलब एनर्जी बन गया, प्रोड्यूस हुआ है। और अगर रिएक्टेंट्स का मास कम पड़ गया इसका मतलब है कि इसको किसी ने एनर्जी दी होगी तो इसी से मास बैलेंस कर रहा होगा। सो मास एनर्जी का टर्म में आप सोचेंगे तो अपने को जमेगा। और if Q is negative, then energy has to be given to the reaction. That means reaction is going to be endothermic. सब स्टूडेंट यूजुअली से कि सर वो केमिस्ट्री में हमारे साइन क्यू के और एनर्जी के अलग अलग होते हैं, आपने जो बताया अलग अलग होते हैं। सो दे आर कन्वेंशंस, लाइक आई डोंट नो कि आपको अलग कैसे लगता है। अलग आपको तब लगना चाहिए जब आप उसका आइडिया समझें और इसका आइडिया समझें क्या आइडिया डिफर कर रहा है। प्लस माइनस इज जस्ट लाइक हाउ वी आर चूजिंग थिंग्स। सो केवल प्लस माइनस से अपने को परेशान नहीं होना है, वी नीड टू गो इनसाइड एंड चेक वेदर वी आर सेइंग द सेम थिंग। सो यहाँ पर अपने को बोलने का तरीका है वो ये है कि अगर इसका मास ज्यादा है, मास कम है बनने वाले का, इसका मतलब कुछ मास एनर्जी में गया, दैट्स डन। और इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक हो गया। सिमिलरली फॉर एंडोथर्मिक, और कितना वैल्यू आएगा वो बता सकते हैं, किस तरह का आएगा वो बता सकते हैं। कई बार एग्जाम में बहुत सिंपल पूछता है कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, जस्ट चेक दिस masses, इट्स ओवर। एंड अगर आपसे पूछेगा कितना वैल्यू है, सो फाइंड दैट मास difference and multiply by 931.5, you will get answer within few minutes or few seconds. Guys, so
यहीं पे स्टॉप करते, काफी आज डिस्कस किया आपके साथ। हालांकि मैंने सिलेबस को आगे ज्यादा नहीं बढ़ाया, रेडियो एक्टिविटी पर नहीं गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडियो एक्टिविटी पे जाएंगे, तो आपके टेस्ट पेपर में रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगा और इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी नहीं देंगे, बट क्वालिटेटिव आइडिया पूछा जा सकता है थ्योरेटिकली उस पर आपको, इसलिए आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। और ये ग्राफ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका याद रखना है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वी हैव डन फॉर द डे। वी आर गोइंग टू प्रोसीड बियॉन्ड दिस। सर टेस्ट में कहाँ तक आने वाला? टेस्ट में कहाँ तक आएगा, ये बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। और हालांकि टेस्ट तो बन गए। देखो न्यूक्लियर फिजिक्स आएगा, ये तो पॉइंट है। अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इट्स लाइक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से पहले वाला पोर्शन जो है उस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से पहले वाला केस। इवन वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस ग्राफ एज वेल इन दिस टेस्ट, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली बताया है। हालांकि हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाल सकते हैं, बट विल ट्राई टू नॉट टू गिव, इनफैक्ट विल नॉट गिव। सो ये पोर्शन अभी नहीं आएगा। तो आप ऐसा मान लो कि जो लास्ट लेक्चर था वहां तक चलेगा। और अगर आपने आज का क्लास अटेंड भी किया है तो अगर थोड़ा सा टच करता हुआ हुआ तो फिर आप जरूर उसको आंसर कर पाओगे। डिटेल कैलकुलेशंस आई एम नॉट गोइंग टू आस्क कि जो बताया कि क्यू वैल्यू कैसे आता है एंड ऑल दैट थिंग, नो। सो मोटा मोटी टिल प्रीवियस लेक्चर, ओके। Thank you then, and all the best for your upcoming test. Thank you.